Hello everyone, this is the second unit of the surveying subject. जैसे मैंने यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्वेइंग उसका थियोरी और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यू विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने कवर किया था. सिमिलर वे में आज यूनिट 2 कवर करेंगे. यूनिट 2 में बहुत ज़्यादा थियोरी एंड द एमसीक्यू कंटेंट है, तो मैंने ये पर्टिकुलर यूनिट 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पार्ट नंबर 1 ये जो है वो स्पेसिफिकली थियोरी रिलेटेड है और एमसीक्यू मैं पार्ट नंबर 2 में आपके साथ शेयर करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 2. नेम ऑफ द यूनिट नंबर 2 इज लीनियर मेजरमेंट. जैसे हमने यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग में पढ़ा था कि सर्वेइंग का मेन पर्पस होता है टू प्रिपेयर द प्लान और मैप, और प्लान और मैप को प्रिपेयर करने के लिए हमें डेटा कलेक्शन करना पड़ता है. डेटा कलेक्शन मीन्स व्हाट? डेटा कलेक्शन दैट मीन्स हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ऐसे डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है प्लान और मैप को प्रिपेयर करने के लिए. तो ये पर्टिकुलर यूनिट सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है लीनियर मेजरमेंट पे. लीनियर मेजरमेंट दैट मीन्स हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेंस मेजरमेंट के रिलेटेड. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल और द वर्टिकल एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज पॉसिबल इन द विद द हेल्प ऑफ चेन सर्वेइंग. लीनियर मेजरमेंट जो हम प्रोसेस कंडक्ट करते हैं वो करते हैं हम चेन सर्वेइंग की हेल्प से. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय चेन सर्वेइंग. सर्वेइंग का मतलब अभी आपको पता है. सर्वेइंग जो हमें पर्टिकुलर प्लान और मैप को प्रिपेयर करने के लिए डेटा चाहिए, वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर साइंस और आर्ट है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं. चेन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर गेटिंग द डिस्टेंस. दैट्स व्हाई दैट सर्वे इज कॉल्ड एज अ चेन सर्वे. Determination of the distance between the 2 points on the surface of the earth is a basic operation of the surveying. Basically यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. दो पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट नंबर ए, दिस वन इज पॉइंट नंबर बी. तो ये दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं. Measurement of the horizontal distance or measuring the linear measurement is required in the chain surveying, traverse surveying and the other type of surveying. Basically हम ये distance measurement की process बहुत सारे different types of surveying में use करते हैं. The example are the traverse preparation करना है, chain surveying करना है. उसके रिलेटेड हमें जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं दो पॉइंट के बीच में, वहां पे हम चेन सर्वेइंग का वहां पे हम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम चेन का यूज करते हैं. इन सर्वेइंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मीन्स व्हाट? अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. यहाँ पे सर्वेइंग में हम ऑलवेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही कंसिडर करते हैं. ओके अगर इन केस हमारे पास कोई भी इंक्लाइन डिस्टेंस आ रहा है, सो द वन ऑफ द टास्क इज टू कन्वर्ट दैट इंक्लाइन डिस्टेंस इनटू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सर्वेइंग में हम कभी भी इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं कंसिडर करते हैं. सो अगर हम जब सर्वे कंडक्ट करते हैं एट दैट टाइम अगर कोई इंक्लाइन डिस्टेंस आता है तो वो इंक्लाइन डिस्टेंस को हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके क्योंकि प्लान और मैप क्रिएट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही चाहिए. एज अ मैप इज प्लॉटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन अ सर्वेइंग. These are always reduced to the equivalent horizontal distance.
तो जब भी हमारे पास इंक्लाइन डिस्टेंस होगा हम उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कंसिडर करेंगे, उसके बाद ही हम प्लान और मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, सर्वेइंग में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही कंसिडर करते हैं। अगर हमारे पास इंक्लाइन डिस्टेंस है देन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड देन डील विद द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। नाउ दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज द ऑप्टिकल मेथड एंड थर्ड वन इज द ईडीएम मेथड। डायरेक्ट मेथड दैट मीन्स दो पॉइंट है और दो पॉइंट के बीच में हम डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है तो हम यहां से ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of chain or a tape. This is the most commonly method used for the linear measurement. Optical method में क्या होता है? Optical method that is based on the principle of optics. That means यहाँ पे हम एक्चुअल डिस्टेंस कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हम डिस्टेंस को कैसे, मतलब डायरेक्ट वे में डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट वे में डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, लाइक दो पॉइंट के बीच में कुछ बैरियर है या फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट को हमें टच नहीं करना है, फिर भी हम थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स वो पर्टिकुलर पॉइंट का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। That is possible with the help of optical method. Direct method, दो पॉइंट के बीच में कोई भी बैरियर नहीं है, आप इजीली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। इनडायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मेथड, वहां पे डिस्टेंस इज नॉट एक्चुअली मेजर्ड इन द फील्ड बट इट इज कंप्यूटेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट वे में हम उसको कंप्यूट करते हैं, राइट? एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग द ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड एज अ tachometer. Third one, that is the EDM, electromagnetic distance measurement. These instruments have been quite recently used. These are practically replacing the measurement of distances using the chain or a tape. There is a large variety of such an instrument and depending on the precision required, a particular EDM instrument should be used. एक्चुअली क्या होता है, ये जो EDM इंस्ट्रूमेंट्स है वो EDM इंस्ट्रूमेंट्स इट्स वेरी इजी टू डील विथ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, यहाँ पे आप प्रिसीशन के साथ वर्क कर सकते हो, दैट मीन्स वॉट एवर द रीडिंग्स यू आर गेटिंग दैट इज अ एक्यूरेट रीडिंग्स, राइट? प्रिसीशन के साथ हम डील कर सकते हैं यहाँ पे। चेन और टेप, चेन को कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर पॉइंट पे हम चेन का यूज करें और लीनियर मेजरमेंट करें। ओके, सम ऑफ द हैंडी डिवाइसेस आर देयर, थ्रू दैट वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। नाउ ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज अ स्मार्ट वॉच। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अप्रॉक्सीमेट मेथड. Approximate method, that means the method given below may be used in the reconnaissance or for detecting the major mistakes in the linear measurements obtained with a chain or a tape. Chain और tape से हम जब भी रीडिंग लेते हैं उस टाइम पे रीडिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, ओके, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकती है, नेचुरल एरर आ सकती है, या पर्सन जो इसके साथ डील कर रहा है उससे कुछ गलती हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारी मेथड्स है जिसके थ्रू हम ये लीनियर मेजरमेंट्स कर सकते हैं। वन ऑफ द डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज अ pacing. Pacing, that means the distance between the 2 points can approximately be determined by counting the number of paces and multiplying it with the average length of the pace. एक लेंथ फिक्स होती है जिसको आप पेस लेंथ बोल सकते हो, एंड देन आपने जितनी बार उसके साथ वो पर्टिकुलर पेस रिवॉल्व होता है या फिर वो रिवॉल्यूशन करता है,
वो रिवॉल्यूशन को काउंट कर लो. सो वन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद द एवरेज लेंथ ऑफ द पेस, तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज अ पेसोमीटर. इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विच काउंट्स द नंबर ऑफ पेसेस. अब अगर हम वो इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेके अगर हम चल रहे हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप नंबर ऑफ पेसेस काउंट करेगा. और एक एवरेज लेंथ ऑफ द पेस अगर हमें पता है, सो नंबर ऑफ काउंट्स मल्टीप्लाइड विद द एवरेज लेंथ ऑफ द पेस, तो हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. You can see this particular pesometer is a very handy instrument, right? इसके साथ डील करने में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती है एज कंपेयर टू चेन एंड टेप. टेप में भी अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है देन द मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. सिमिलरली चेन को फोल्ड करना है, अनफोल्ड करना है, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में रखना है, उसके लिए भी मिनिमम 2 to 3 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. सो उसके कंपैरिजन में पेसोमीटर इट्स अ वेरी हैंडी इंस्ट्रूमेंट. आप उसको अपने साथ रख के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज अ पेडोमीटर. दिस इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली गिव्स द डिस्टेंस बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ पेसेस विद द एवरेज पेस लेंथ ऑफ द पर्सन कैरी द इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे हमें डायरेक्टली रीडिंग मिल जाता है. दैट मीन्स हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. Right? Odometer is the simple device which can be attached to a wheel of a bicycle or any such a vehicle. हमारे व्हीकल में भी ये पर्टिकुलर ओडोमीटर होता है. स्पीडोमीटर एंड द ओडोमीटर, राइट? स्पीडोमीटर जिसमें हमें स्पीड पता चलती है कि कितने स्पीड पे हमारा व्हीकल चल रहा है, और ओडोमीटर में हमने कितना डिस्टेंस कवर अप किया वो पता चलता है. तो ये एक ऐसी सिंपल डिवाइस है जो आप अटैच कर सकते हो बाइसिकल के साथ और एनी ऑफ द व्हीकल के साथ. और वो जो ओडोमीटर है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन काउंट करती है. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज मेड बाय द व्हील दैट इज काउंटेड. ओके, द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द पेरीमीटर ऑफ द व्हील. पेरीमीटर ऑफ द व्हील वो हम पता कर सकते हैं, और हमने कितना रिवॉल्यूशन किया, सिंपल उसको जस्ट आप मल्टीप्लाई करो, देन यू कैन गेट द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो ओडोमीटर की हेल्प से भी हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. मेजरिंग व्हील, यहाँ पे एक ऑलरेडी डिवाइस उसके साथ अटैच्ड ही है. इट इज अ व्हील फिटेड विद द फोर्क एंड हैंडल. आप हैंडल के साथ है तो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. The instrument is wheeled along the length of which is desired. Then the distance traversed is automatically registered on the dial. यहाँ पे आपको डायल यहाँ पे है ही, डिस्प्ले है, वहाँ पे आपको रीडिंग्स डायरेक्टली मिल जाएगी. Speedometer, it is used in the automobile for measuring the distances. By running the vehicle along the line to be measured, distance can be found out. Now, after knowing the basic method in which we are find out the linear measurement, now हम specifically focus करते हैं चेन सर्वेइंग के ऊपर. चेन सर्वेइंग करना है तो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए? So instruments used in the chaining, the very first thing is chain is required. यहाँ पे चेन चाहिए. Then चेन तो हम एक लाइन में फिक्स कर देंगे. जब हम एक बार चेन को ग्राउंड पे रखते हैं स्ट्रेट पोजीशन में, उसके बाद हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं. सो वॉट एवर द परपेंडिकुलर ऑफसेट और एल्स द लेटरल मेजरमेंट्स दैट वी कैन डील विद द टेप्स. उसके बाद सपोज एक चेन लेंथ हमारी कंप्लीट हो जाती है. नॉर्मली 20 मीटर और तो 30 मीटर की मैट्रिक चेन अवेलेबल होती है. सो 20 मीटर दैट इज कॉल्ड एज अ वन चेन लेंथ. अगर एक बार वो 20 मीटर चेन लेंथ कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अगर हमें फर्दर एक वर्क करना है, सर्वे वर्क करना है, तो उसके लिए जहाँ पे 20 मीटर कंप्लीट होता है वहाँ पे हम एक एरो इंसर्ट करते हैं. सो हमने एक दिन में सपोज 4
एरो हमने इंसर्ट किए हुए हैं और हमने एक एरो इंसर्ट किया था 20 मीटर एट द एंड ऑफ द 20 मीटर डिस्टेंस. सो एट द एंड ऑफ डे वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट हमने टोटली 80 मीटर वर्क किया हुआ है. ओके, सो दिस इज द वेरी गुड मेथड और बहुत ही इजी है. हमें सिर्फ नंबर ऑफ एरो काउंट करना है मल्टीप्लाइड विद द वन चेन लेंथ. उसके बेस पे हम पता कर सकते हैं कि हमने कितना वर्क कंप्लीट किया हुआ है. राइट. plumb bob that is used for the centering purpose. Then peg हम स्टेशन को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं. इट इज मेड अप फ्रॉम द वुडन ब्लॉक. वन काइंड ऑफ वुडन ब्लॉक ही होता है जिसका एज पोर्शन पॉइंटेड होता है जो हम ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं. देन रेंजिंग पर्पस के लिए हम रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं. रेंजिंग रॉड का यूज एंड द ऑफसेट लेने के लिए ऑफसेट रॉड्स आर यूज्ड. सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं चेन सर्वेइंग में. नाउ कितनी टाइप की चेन अवेलेबल है? टाइप्स ऑफ चेन. द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ मेट्रिक चेन. मेट्रिक चेन अवेलेबल होती है 20 मीटर और द 30 मीटर में. ओके, 20 मीटर चेन में 100 लिंक्स होते हैं. 30 मीटर चेन में 150 लिंक होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पर्पज. यहाँ से हर बार जीपीएससी एग्जाम्स और कोई भी स्टेट एई जेई एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. राइट. देन नेक्स्ट वन इज अ गंटर्स चेन और द सर्वेयर्स चेन. देन steel band or the band chain. Fourth one is a revenue and fifth one is a engineer chain. हर एक चेन का उसका चेन लेंथ एंड द टैली, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सर्वेइंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप देखते ही क्वेश्चन को उसके आंसर्स दे पाओगे. राइट. तो इसके लिए ये सारा स्टेटिस्टिक डेटा पता होना बहुत ही जरूरी है. और अगर ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो देन डेफिनेटली एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हमें बिल्टअप होता है कि हम पेपर में और अच्छे से स्कोर कर पाए. मेट्रिक चेन, इट इज अवेलेबल इन द 20 मीटर और द 30 मीटर. नंबर ऑफ लिंक्स 100 किस में होते हैं? 20 मीटर में. अगर 30 मीटर के लिए पूछे तो 150 लिंक्स आर देयर. ओके. टेलीज आर फिक्स्ड एट द एवरी मीटर लेंथ. हर एक मीटर पे टेलीज अवेलेबल होती है. नेक्स्ट वन इज अ गंटर्स चेन. गंटर्स चेन का लेंथ है 66 फीट एंड उसकी नंबर ऑफ लिंक्स है 100. ये कैसे काउंट होता है? ईच लिंक सिंपल है. टोटल लेंथ कितना है? 66 डिवाइडेड बाय आप 100 कर लो. तो एक लिंक 0.66 फीट पे अवेलेबल होगी. इंजीनियर्स चेन. इंजीनियर्स में बहुत ही इजी है. हम इंजीनियर्स बहुत ही स्टूडियस होते हैं और हम 100 आउट ऑफ 100 एक्सपेक्ट करते हैं. तो वो एक सेंटेंस की हेल्प से हम याद रख सकते हैं कि लेंथ भी उसका 100 फीट है और नंबर ऑफ लिंक्स भी 100 है. सो 100 डिवाइडेड बाय 100 ईच लिंक एट अ 1 फीट. नेक्स्ट वन इज अ रेवेन्यू चेन. रेवेन्यू चेन जो बोलते हैं वो बहुत ही स्लो लर्नर होता है. राइट. जो बहुत कम मार्क्स लेके आता है. इसके लिए उसका लेंथ भी कम है 33 फीट और उसमें नंबर ऑफ लिंक्स 16 है. इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द फील्ड इन द कैडेस्ट्रियल सर्वे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. कैडेस्ट्रियल सर्वे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन किया था. Cadastral survey is that kind of survey in which we are showing the boundaries of the different plots, right? तो वो particular work के लिए हम revenue chain का use करते हैं. Steel band or the band chain, it is available in the length of 20 meter or the 30 meter. It consists of a long narrow strip of the blue steel of uniform width of 12 to 16 mm and thickness of 0.3 to 0.6 mm. ये पॉइंट इतना याद नहीं रखोगे चलेगा. दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन. बट रेस्ट ऑफ ऑल ये सारे पॉइंट्स अपने आप में एक एमसीक्यू है. सो प्लीज रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स
मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बता दिया है कि कैसे इसको याद रखना है। वेरी इजी है मेट्रिक चेन को याद रखना। 20 मीटर 30 मीटर, 20 मीटर में 100 लिंक्स होती है, 30 मीटर में 150 लिंक होती है। इंजीनियर्स चेन हमें पता है कि हम सारे इंजीनियर्स बहुत ही होशियार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस भी होते हैं, तो वी कैन गेट द 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। देन रेवेन्यू चेन स्लो लर्नर है जो 33 फीट एंड द 16, आप ऐसे याद रख सकते हो, राइट। नाउ कितने टाइप के टेप्स अवेलेबल है। चेन जो हमने एक बार अलाइनमेंट करेंगे फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो लेटरल मेजरमेंट्स के लिए हमें टेप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कितने टाइप की टेप अवेलेबल होती है। क्लॉथ और लिनन टेप, फाइबर टेप, मेटालिक टेप, स्टील टेप एंड द इनवार टेप। जब भी हम टेलर के पास जाते हैं कुछ कपड़े स्टिच करने के लिए, करवाने के लिए, तो उस टाइम पे जो वो टेप यूज करते हैं दैट इज द क्लॉथ और लिनन टेप। ओके, वो बहुत ही इजी होता है, वो टूट जाती है इजी वे में, ठीक है। तो हम इससे पता चलता है कि जो मेजरमेंट हम क्लॉथ और लिनन टेप से करेंगे डेफिनेटली उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसके लिए नॉर्मली हम प्रेफर नहीं करते हैं क्लॉथ और लिनन टेप को। क्लॉथ और लिनन टेप जैसे मैंने बताया आपको, ये इस तरीके का टेप होता है। These are closely woven linen and the varnished to resist the moisture. It's available in the length of the 10 meter, 20 meter, 25 meter, 30 meter and 12 to 15 mm wide. They are used for the offset measurements. And these tapes are light and flexible. बहुत ही easy होता है इसको इसके साथ डील करना, right? Fiber tape. It's similar to the linen and the plastic coated tape. It's made up of the glass fiber. It is quite flexible, strong and the non-conductive. जो लिनन टेप है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, मैंने बताया जैसे वो इजीली टूट सकती है। एज कंपेयर टू लिनन टेप, फाइबर टेप इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। Okay, it's do not stretch or string due to the change in the temperature or the moisture. Okay, टेम्परेचर और मॉइस्चर में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसका इफेक्ट टेप के ऊपर नहीं आता है। इट इज अवेलेबल इन द लेंथ ऑफ द 20 मीटर, 30 मीटर एंड द 50 मीटर लेंथ। मेटालिक टेप, ये हमने देखा होगा कि बहुत सारे पर्सन्स, स्किल्ड वर्कर्स जो डील करते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड के साथ, या कोई भी पर्सन है जो जिसको मेजरमेंट करना है, वो इसको लेके आता है अपने साथ। बहुत इजी होता है ये डील करना इसके साथ। ओके, इट्स अ वेरी हैंडी डिवाइस। इट्स ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू द 10 पार्ट्स। ईच पार्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द 10 पार्ट्स। मतलब डेसीमीटर और सेंटीमीटर में ये हमें रीडिंग्स देते हैं। इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर टेकिंग द ऑफसेट्स इन द चेन सर्वेइंग। हर एक टेप का यूज तो मेनली क्या है, ऑफसेट्स फाइंड आउट करना, राइट। इनवार टेप, इनवार टेप से अगर हमें बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए, डिग्री ऑफ प्रिसिशन बहुत ही ज्यादा चाहिए, तो हम इनवार टेप का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ निकल एंड स्टील। निकल एंड द स्टील याद कैसे रख सकते हैं, अगर एमसीक्यू में कई बार स्टील पहले आता है और निकल बाद में लिखा हुआ है, और ये परसेंटेज को हम इंटरचेंज किया हुआ है जस्ट फॉर द कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो कैसे याद रख सकते हैं। ए बी सी डी अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें एन अल्फाबेट आता है, तो उसकी थ्रू हम पता कर सकते हैं कि एन है तो सबसे पहले आएगा, और 36 कम है तो इसके लिए दोनों सबसे पहले आते हैं। निकल 36% एंड द स्टील 64%, ऐसे हम याद रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें पता तो होता है लेकिन एक ही जैसे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, सो अननेसेसरी वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप ऐसी कोई ट्रिक से भी उसको याद कर सकते हो, तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। It's not affected by the change of the temperature, therefore it is used when the high degree of precision is required. एरो मैंने बताया कि इसका मेन यूज क्या होता है।
वो हम ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं हर एक चेन लेंथ को कंप्लीट करने के बाद, राइट जिसका एक पोर्शन होता है पॉइंटेड और दूसरा एक ऐसा पोर्शन है रिंग जैसा, राइट. It's made up of the tempered steel wire having a diameter of 4 mm. One end of the arrow is bent into a ring of the diameter 50 mm and the other end is pointed. The overall length is 400 mm. रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड ऐसे दो डिफरेंट कलर में मिलते हैं. इसका पर्पस मेनली यही होता है कि अगर एक ही कलर में बना होगा तो आपको दूर से वो इजी वे में नहीं दिखता है. सो दैट्स वाई उसको ऐसे ऑल्टरनेट रेड एंड वाइट कलर में अवेलेबल होता है. ये बेसिकली यूज करते हैं रेंजिंग पर्पस के लिए. रेंजिंग करना क्या होता है? रेंजिंग दैट मीन्स कि हम एक स्ट्रेट लाइन चेक कर रहे हैं, राइट. ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हमें जो हम मार्क कर रहे हैं वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है, राइट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे रेंजिंग रॉड इंसर्ट करते हैं एट सम ऑफ द पॉइंट्स और उसके लिए उसकी हेल्प से इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे हम रेंजिंग रोड मार्क करते हैं और फिर एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है. तो वो मार्क करने के लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को मार्क करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं. रेंजिंग रॉड्स आर 2 to 3 meter in the length. It's painted with the alternate bands of the red and white color and with the length each equalizing 20 centimeter. That means 20 centimeter white color, 20 centimeter red color. ऐसे 20-20 सेंटीमीटर के पार्ट में ये पेंटेड होता है, राइट. पेग, इट इज यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशन. नॉर्मली ये वुडन ब्लॉक से बना हुआ होता है जिसका एंड पोर्शन पॉइंटेड होता है. ये पॉइंटेड पोर्शन को हम ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे जो इसका टॉप सरफेस है वो ऐसे कुछ रेक्टेंगल शेप या फिर स्क्वायर शेप में अवेलेबल होता है. Pegs are in the length of the 15 centimeter. Plumb bob is used for the centering purpose. It's used to transfer the point on the ground. जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर करने के लिए प्लम बॉब का यूज होता है. इट्स यूज फॉर फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट्स एग्जैक्टली ओवर द स्टेशंस. सो मेनली प्लम बॉब कहाँ पे यूज करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? सेंटरिंग के लिए. Offset rod, it is similar to the ranging rod, but एक exception case यहाँ पे होता है that the instead of the flag a hook is provided at the top for pushing and pulling the chain or the tape. यहाँ पे small offsets अगर हमें find out करने हैं तो हम offset rod की help से कर सकते हैं. Offset rod दिखने में similarly होता है ranging rod जैसा, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक हुक प्रोवाइड करते हैं. ऑफसेट रॉड में एक हुक प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमने चेन सर्वे क्या है वो पढ़ा. उसके बाद उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो पढ़े. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज हम ये वर्क स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं. तो चेन सर्वेइंग, इट इज दैट टाइप ऑफ सर्वे इन विच ओनली द लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन. बहुत ही स्मॉल एरिया है उसके लिए हम ये कर सकते हैं. इट्स डन फॉर द सर्वे ऑफ द स्मॉल एक्सटेंट टू डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट एंड टू लोकेट द एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑन देम. यहाँ पे हम करते क्या है, जो भी हमारे पास एरिया है उसको हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. इसके लिए मैंने जब भी यूनिट नंबर 1 आपके साथ में डिस्कस कर रही थी, यूनिट नंबर 1 दैट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्वेइंग, वहां पे दो मेथड थी, ट्रायंगुलेशन एंड द ट्रैवर्सिंग. तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगुलेशन है वो चेन सर्वेइंग का प्रिंसिपल है. चेन सर्वेइंग हम वर्क जब करते हैं तो हमारे पास जितना भी एरिया है उसको हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. इसके लिए डिवाइड करते हैं ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर एरर कोई एक पार्ट में आती है उसकी इफेक्ट बाकी सारे पोर्शन पे ना आए. दैट इज द रीजन बिहाइंड इट. In this survey, the side of the various triangles are measured directly in the field
with the chain or a tape and no angular measurements are taken. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यहां से चेन सर्वेइंग में हम कोई भी एंगल फाइंड आउट नहीं करते हैं. As I said that principle of the chain surveying, answer is triangulation. Most important for the MCQ purpose, triangulation is the correct answer. जैसे मैंने बताया, एक पर्टिकुलर एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो. As the triangle is only the simple plane geometrical figure, we divide the plane into a number of triangles and then calculate the area. The plan of the area can be easily drawn. जब भी हम ये स्टेशन को मार्क करते हैं, उस टाइम पे ये जो कैपिटल लेटर्स है वो स्टेशन की पोजीशन दिखाता है. जब भी हम ये पॉइंट्स को मार्क करते हैं, उस टाइम पे एक पॉइंट याद रखना है कि वो सारे पॉइंट्स इंटरविजिबल होने चाहिए. राइट? अब ये जो हमने मेन स्टेशन तो मार्क कर दिया, फिर उसको जो लाइन हम कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मेन सर्वे लाइन. ओके, मेन स्टेशन दैट इज अ कैपिटल लेटर्स. मेन स्टेशन को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइंस. उसके बाद कहीं पे पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा डेटा हम मेन स्टेशन से ही कवर अप कर पाएंगे, तो उसके लिए हम सब्सिडरी स्टेशंस भी मार्क करते हैं. एंड देन वो अगर बहुत लॉन्ग ऑफसेट्स पे रीडिंग आ रही है तो हम क्या करेंगे, अगेन वो लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि हम इजी वे में रीडिंग्स ले पाए. राइट? तो उसके लिए हम बीच में टाई स्टेशन को भी मार्क करते हैं. टाई स्टेशन को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं टाई लाइन. उसको बोलते हैं टाई लाइन. चेक लाइन किसके लिए यूज होती है? जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए. दैट मीन्स कि वो जो वर्क कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, वो चेक करने के लिए चेक लाइन यूज होती है. बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन इज द लॉन्गेस्ट लाइन इन द चेन सर्वे. लॉन्गेस्ट लाइन मतलब कि ये जो आपका एरिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है. राइट? सिलेक्शन ऑफ द सर्वे स्टेशन कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले सर्वे लाइंस शुड बी मिनिमम एज फार एज पॉसिबल एंड शुड बी टेकन ऑन द फेयरली लेवल ग्राउंड. लेवल ग्राउंड होगा तभी हम इजी वे में इसको कर पाएंगे. अगर स्लोप अवेलेबल है तो अननेसेसरी अंडुलेशंस आएंगे और फिर हम उसके साथ डील नहीं कर पाते हैं. देन इट शुड बी इंटरविजिबल. हर एक पॉइंट इंटरविजिबल होना चाहिए. इट शुड फॉर्म अ वेल कंडीशन ट्राइंगल. जब मैंने आपको यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने ये बताया था वेल कंडीशन ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसका एंगल 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं वेल कंडीशन ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेन सर्वेइंग में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं एरिया. तो जब हम ट्राइंगल में डिवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि वो वेल कंडीशन ट्राइंगल ही फॉर्म होना चाहिए. It should be located that the tie lines, check lines, base lines can be formed. It should be selected within the boundary of an area to be surveyed. अब next point is operation in the chain surveying. कैसे कर सकते हैं ऑपरेट, कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं? सबसे पहले आता है चेनिंग. चेनिंग का मतलब क्या है कि हम चेन को ग्राउंड के ऊपर स्ट्रेट पोजीशन में रखते हैं. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद जो हमने स्ट्रेट पोजीशन में रखा है वो स्ट्रेट एक्चुअली में है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम रेंजिंग का यूज कर सकते हैं. दैट इज द सेकेंड मेथड. एक बार हमें वो स्ट्रेट लाइन मिल गई, फिर उसके बाद हम जो भी लेटरल मेजरमेंट्स करते हैं दैट इज पॉसिबल विद द प्रोसेस ऑफ ऑफसेटिंग. सो 3 ऑपरेशन होते हैं चेन सर्वेइंग में: चेनिंग, रेंजिंग एंड द ऑफसेटिंग. अगर हम चेनिंग कर रहे हैं लेवल ग्राउंड के ऊपर तो कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी? सबसे पहले स्टेशन को फिक्स कर देते हैं.
उसके बाद धीरे धीरे चेन को अनफोल्ड करेंगे, चेन को ग्राउंड पे बिछाएंगे और चेक करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। उसके बाद डिस्टेंस मेजरमेंट लेंगे और वंस द प्रोसेस इज डन देन अगेन हम फोल्ड करेंगे चेन को। तो ये प्रोसेस है जब हम लेवल ग्राउंड में चेनिंग करते हैं तब। स्लोपिंग ग्राउंड है और वहां पे अगर चेनिंग करना है तो उसके लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड एंड द इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि सर्वेइंग में हम ऑलवेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं। तो स्लोप ग्राउंड है दैट मीन्स कि हमें इंक्लाइन डिस्टेंस मिलेगा। तो आवर फर्स्ट टास्क इज टू कन्वर्ट दैट इंक्लाइन डिस्टेंस इनटू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। So there are two methods of find out the horizontal distance while chaining on the sloping ground. Direct method and indirect method. डायरेक्ट मेथड में भी दो मेथड है। कैसे करते हैं इसको बोलते हैं स्टेपिंग मेथड। स्टेप बाय स्टेप हम इसको कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक फिक्स डिस्टेंस, उसकी हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। In this method, the distance is measured in a small horizontal stretches. छोटे छोटे small horizontal stretches ले लो, like उसका नाम दे दो फिर A1, A2 and AN, and then जो total horizontal distance आता है वो आपने कितना collect किया उसका addition कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ suitable length of the chain or a tape से L1। अब देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लिया है L1 डिस्टेंस का, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस पे आप यहाँ तक लेके जाओ, फिर ये पॉइंट पे यहाँ पे चेक करो कि वो 90 डिग्री बनना चाहिए। तब तक आप टेप को यहाँ पे फ्रीली मूव कराओ ग्राउंड पे ताकि आपको 90 मिले। जब 90 डिग्री एंगल मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद वो रीडिंग को मार्क कर लो, दैट इज योर L1। Similarly, L2, similarly L3, L4. So total distance equal to summation of L1 plus L2 plus so on Ln। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 2% रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब 2% की हेल्प चाहिए। एक होता है फॉलोवर और एक होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के रखेगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे ड्रॉप करेगा टेप को, राइट। इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of the segment is calculated by knowing the sloping length of the segment and the angle of inclination of that with the horizontal। एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं। The angle of the sloping surface with the horizontal that can be known by the instrument called as a Ebne's level। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। मेथड नंबर 2 सिंपल, हम पाइथागोरस यूज करके भी कर सकते हैं। D इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड। इसमें ये जो भी आपका रीडिंग आ रहा है डेफिनेटली ये रीडिंग ज्यादा ही आएगा। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द एंड ऑफ द एरो एट द एक्चुअल एंड ऑफ द चेन, it is put at some advanced distance and that point is considered as a end of the one chain length। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ रेंजिंग। अब रेंजिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स को मार्क करना होता है, राइट। रेंजिंग मतलब कि वो एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं वो हम चेक करते हैं। तो उसकी दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ना हर बार ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम जो भी हमारे पास ग्राउंड है वो फेयरली लेवल ग्राउंड ही हो, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो माउंटेन रीजन में है जहाँ पे पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं है, तो वहां पे हम फिर कैसे इंटरमीडिएट पॉइंट्स को मार्क करेंगे। ओके तो जहां पे दो पॉइंट को अब विजिबल है और फिर उसका रेंजिंग करते हो, दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट रेंजिंग।
इनडायरेक्ट रेंजिंग मतलब दो पॉइंट्स को आप इंटरविजिबल नहीं है, फिर भी आप उसको स्ट्रेट लाइन में कर सकते हो. That method is called as a indirect ranging. Direct ranging, as I said, that it is done when the 2 points are intervisible. Indirect ranging, कुछ बीच में बैरियर है और 2 पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं है, तब हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं. अनदर नेम ऑफ द इनडायरेक्ट रेंजिंग इज रेसिप्रोकल रेंजिंग. ये मेथड है. कैसे करते हैं? सम ऑफ द अंड्यूलेशंस आर देयर. तो ये अंड्यूलेशन है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे M और N दो रेंजिंग रोड हम इंसर्ट करते हैं. ऐसे करते हैं ताकि M पॉइंट से A एंड B एंड सिमिलरली N से भी A एंड B विजिबल हो, राइट. उसके बाद एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करेगा, गाइड करेगा. M पर्सन N को ऐसे गाइड करेगा कि M, N एंड B वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आए, ठीक है. सिमिलरली वो एक बार हो जाए लाइक दिस. यहाँ पे उसकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई है N1. अब ये N1 पर्सन M को ऐसे गाइड करेगा ताकि N, N1, M एंड A ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए. तो ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब अभी ये लाइन कैसी थी, स्लोप जैसा था, राइट. लास्ट में हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. सो इन दिस इनडायरेक्ट रेंजिंग उसमें भी हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कि जो हम लेटरल मेजरमेंट्स लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ऑफसेट. ऑफसेट लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है. आइदर वी गो फॉर द परपेंडिकुलर ऑफसेट और द ऑब्लिक ऑफसेट. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे हम ले सकते हैं. The offsets which are taken perpendicular to the chain that are termed as a above, that is called as a perpendicular offset. Oblique offset मतलब कि वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा. All the offsets which are not taken at a right angle to the chain line are known as a oblique offset. अब during the chaining work, some of the error that we can found out at the end of the वर्क, राइट. तो उसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि आपने जो चेन यूज किया है उसको आपने पहले प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं किया था, तो जो आपको रीडिंग मिल रहा है वो रीडिंग मे बी उसमें कुछ मिस्टेक हो. पर्सनल एरर, इंस्टेड ऑफ 2.2 मीटर अगर किसी ने उसको 4.2 लिखा हुआ है, okay, that is called as a personal error. Natural error, that means that is based on the temperature की इफेक्ट आ सकती है, humidity की इफेक्ट आ सकती है, gravity, wind, refraction, magnetic declination, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब एट द एंड ऑफ द चेन सर्वे हमने फाइंड आउट किया कि कुछ मिस्टेक हुई है, जो हमें रीडिंग चाहिए था उससे लिटिल बिट वेरिएशन में आ रहा है रीडिंग. तो हम क्या वापस से एंटायर प्रोसेस करेंगे? नहीं. उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है जिसके थ्रू हम करेक्टेड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, दो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे. वन ऑफ द थिंग इज इफ द चेन इज टू लॉन्ग, तो अगर चेन टू लॉन्ग है तो हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो लेस होगा. तो उसमें डिस्टेंस कम आया है, हमें क्या करना पड़ेगा, कम आया है तो उसको नलीफाई करने के लिए हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा. दैट मीन्स करेक्शन क्या आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा. करेक्शन क्या होता है? इट्स अ माइनस ऑफ एरर. ये भी मैंने जब यूनिट नंबर 1 एक्सप्लेन किया था तभी मैंने बताया था करेक्शन और एरर के बीच में रिलेशनशिप. करेक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एरर. करेक्शन हम करते क्यों है? ताकि जो भी कुछ एरर है वो एरर को हम नलीफाई कर पाए. तो अगर एरर प्लस में आ रही है तो हम क्या करेंगे, करेक्शन माइनस करेंगे ताकि वो एरर जीरो हो जाए. इफ द चेन इज टू स्मॉल सो मेजर डिस्टेंस विल बी मोर, तो करेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेस पे देखते ही आप क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकते हो। यस, लीनियर मेजरमेंट्स के यूनिट में से एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें समवट ऐसे फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? बट ये बहुत ही इजी वे में है, बट इट क्रिएट्स अ वेरी कंफ्यूजन। ओके, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि ये जो टर्म है ना वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। करेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइन, दो चीजें हैं, दो बार लाइन की बात हो रही है और दो बार चेन की बात होगी, ठीक है? करेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू एल डैश बाय एल इंटू मेजर्ड लेंथ। एल डैश क्या होता है? इनकरेक्ट और द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन। मैंने बताया कि दो लेंथ के बारे में बात होती है और दो बात हो रही है चेन के बारे में। तो एल डैश क्या है? इनकरेक्ट और द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन। एल दैट मीन्स डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड मतलब क्या? जो चेन का जो हैंडल होता है वो ब्रास से बना हुआ होता है और उसके ही ऊपर लिखा हुआ होता है कि वो कितने मीटर की चेन है। दैट इज कॉल्ड एज अ डेजिग्नेटेड और द स्टैंडर्ड लेंथ। जब आपने उसको मेजर किया तब वो जो आपको एक्चुअल रीडिंग मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन। ओके, ये चार क्वांटिटी में से कोई तीन आपको देगा और एक फाइंड आउट करना है। सिमिलरली ये एरिया के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया टू डायमेंशनल क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्वायर करना है। फॉर वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल तो यहाँ पे क्यूब। ट्रू वॉल्यूम ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू एल डैश बाय एल क्यूब इनटू measured volume. One of the small example is given over here. The length of the line measured with the 20 meter that is the designated length of the chain that was found by 500 meter. जो 20 मीटर की चेन थी उससे आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, कितना आया? 500 मीटर। बट it was subsequently found that the chain was 0.04 meter too long. मतलब कि जब आपने लेंथ फाइंड आउट किया चेन का तो वो 20 मीटर आने की जगह पे क्या आ रहा है रीडिंग? 0.04 मीटर लॉन्ग आ रहा है। दैट मीन्स कि चेन की लेंथ है 20.04 मीटर। तो ऑफ कोर्स जो रीडिंग हमने लिया वो गलत है। तो एक्चुअल लेंथ कितना होगा? उसके लिए अगेन ये फॉर्मूला एल डैश बाय एल इंटू मेजर्ड लेंथ। एल डैश कितना आएगा? 0.04 मीटर लॉन्ग है तो उसमें आपको ऐड करना है 20.04 डिवाइडेड बाय डेजिग्नेटेड लेंथ 20 इंटू मेजर्ड लेंथ 500 मीटर। आंसर इज 501। सो इंस्टेड ऑफ 500 मीटर कितना डिस्टेंस आएगा? करेक्ट डिस्टेंस इज 501 मीटर। ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, राइट? यहाँ पे सिर्फ आपको शब्दों पे ध्यान रखना है कि चेन है या लाइन के बारे में पूछा है, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 है। अभी हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं। पार्ट 2 में हम स्पेसिफिकली लीनियर मेजरमेंट्स के जितने भी एमसीक्यू है वो हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू so much for listening. We will meet in the MCQ session. Once again, thank you.